नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देश भर की बड़ी खबरों के साथ क्वेश्चन आवर। आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 48 घंटे में देश को एक बार फिर संबोधित करेंगे। 8 नवंबर को जब उन्होंने देश को संबोधित किया था तो 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को आधी रात के बाद से बेकार कर दिया था और उसके बाद से नोटबंदी लागू है। अब ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में न सिर्फ जनता का शुक्रिया अदा करेंगे बल्कि आने वाले दिनों में हो रही मुश्किलों के बारे में भी बताएंगे और उसके साथ साथ कुछ ऐसे ऐलान भी कर सकते हैं जिसके जरिए काले धन और उसके साथ साथ बेनामी संपत्ति के मामले पर बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि लगातार पिछले एक हफ्ते से बार बार हर मंच से यही कह रहे हैं इंतजार कीजिए 31 दिसंबर का, बहुत बड़े ऐलान के साथ सामने आ रहे हैं? और अगर ऐसा है तो सोचिए क्या कुछ नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके, काले धन पर नकेल कस सके, जाली नोटों का खेल खेलने वालों को नेस्त नाबूद कर सके, जिससे कि देश का धन गरीबों के काम आ सके। 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे पीएम मोदी ने नोटबंदी के फैसले को जनता के सामने रखा। 30 दिसंबर तक पुराने नोटों को जमा कराने की बात कही। 30 दिसंबर तक हालात सुधरने का दावा भी किया। अब 30 दिसंबर की तारीख आने वाली है, लिहाजा एक बार फिर पीएम मोदी देश की जनता के सामने उसी अंदाज में सामने आएंगे और देश को संबोधित करेंगे। कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर को शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। जब से ये खबर सामने आई है तब से ये कयास लगने लगे हैं कि आखिर पीएम मोदी राष्ट्र के नाम संदेश में क्या कहेंगे। क्या मोदी नोटबंदी के 50 दिनों का हिसाब किताब देंगे? क्या मोदी देश को मिले काले धन का ब्यौरा देंगे? क्या मोदी देश को कोई तोहफा देंगे या विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे? सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि मोदी देश की जनता के सामने नोटबंदी के बाद की पूरी तस्वीर को रख सकते हैं। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि 31 दिसंबर को मोदी काले धन को लेकर अपने एक्शन प्लान की भी जानकारी दे सकते हैं। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार किसानों, बेरोजगार युवकों, बीपीएल परिवारों और वृद्धजनों के पेंशन पर गंभीर रूप से विचार कर रही है और प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस पर भी कोई घोषणा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी जारी रखने जैसी कुछ अहम घोषणाएं कर सकते हैं। जो भी हो, देश की जनता को अब बेसब्री से इंतजार है पीएम मोदी के संबोधन का, क्योंकि नोटबंदी के दौरान देश की जनता पीएम के फैसले के साथ खड़ी नजर आई। लिहाजा उम्मीद है कि मोदी राष्ट्र के नाम पर अपने संबोधन में देश को नए साल का बड़ा तोहफा दे सकते हैं। साल की समाप्ति के साथ प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने के बाद सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कड़े कदम उठाती है, इसका देश को बेसब्री से इंतजार होगा। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। जब से यह खबर सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एक बार फिर 31 दिसंबर को संबोधित कर सकते हैं, पुराने व्हाट्सएप मैसेजेस की याद आ गई जिसमें 8 नवंबर के बाद बार बार कहा जा रहा था कि भाई 31 दिसंबर की याद रखना। पता चला कि नए साल के जश्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई नया फरमान जारी हो जाएगा। इसके साथ साथ विपक्षी दलों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जनता से संवाद ज्यादा करने में यकीन रखते हैं लेकिन संसद में अपनी जबान नहीं खोलते। स्थिति चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी को एक बड़े उत्सव के तौर पर प्रस्तुत करने की योजना तैयार कर रखी है। ऐसा बताया जा रहा है कि तमाम मंत्री कम से कम 10 या 12 दिनों तक बाहर रहेंगे, अलग अलग जगहों पर लोगों से जनसभाएं करेंगे, उन्हें नोटबंदी के फायदे के बारे में बताएंगे, डिजिटल पेमेंट्स के बारे में बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इसे एक बड़ी मुहिम के तौर पर आगे बढ़ते दिखाई देंगे और खुद वित्त मंत्रालय ने तमाम मंत्रालयों को 60 पेज का एक डॉजियर भेजा है जिसके जरिए यह बताया जा रहा है कि देश में नोटबंदी का कितना फायदा हुआ है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश वो देश के कोने कोने तक फैलाएं। नोटबंदी के बाद अब हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। कैश की किल्लत अब भी जरूर है लेकिन मुसीबत भी कम जरूर हुई है। नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ, नोटबंदी से कैसे काले धन के कुबेरों पर लगाम लगी, इस बात को अब बीजेपी नेता भुनाने की कोशिश कर रहे हैं।
इस मुद्दे पर बीजेपी आला कमान ने अपने मंत्रियों नेताओं को बड़े पैमाने पर लोगों तक जाने के निर्देश दिए हैं। सभी मंत्रियों को 10 जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। सभी मंत्री नोटबंदी के फैसले को लेकर कम से कम 10 जगहों पर बड़ी रैलियां करेंगे। रैलियां उन जगहों पर होंगी जहां चुनाव होने वाले हैं। वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी मंत्रियों को 60 पेज का दस्तावेज सौंपा गया है, जिसमें सारे फायदों को डिटेल में लिखा गया है। नोटबंदी के फायदों को बताने के लिए सरकार टीवी, रेडियो और अखबार के विज्ञापनों का भी सहारा लेगी। डिमोनेटाइजेशन की जो सफलता है, ये सफलता सिर्फ सरकार की नहीं है, पूरे देश की सफलता है, पूरे देश की जनता की सफलता है। बीजेपी भले ही नोटबंदी के फायदे का ढोल जगह जगह पीटने वाली हो, लेकिन कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि खून खराबा हो, इसीलिए हमने कहा 50 दिन पूरे हो गए मोदी जी, ये 5 मांगे हैं, इन्हें पूरी करिए और नुकसान की भरपाई कीजिए। प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ इस तरह से बेबुनियाद आरोप लगवाकर आप कांग्रेस समर्थित कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई को धीमा कराएंगे तो कांग्रेस पार्टी की मूर्खता है। जाहिर है पीएम मोदी ने नोटबंदी के बाद देश से 50 दिनों का वक्त मांगा था। अब वो मियाद पूरी हो चुकी है। नोटों को बैंकों में जमा कराने के लिए बस 1 दिन और बचा है। ऐसे में बीजेपी इस मुद्दे को अब फ्रंट फुट पर खेलकर अपनी कामयाबी के तौर पर बताना चाहती है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल लोगों की परेशानी और नोटबंदी के दौरान हुए मौतों को मुद्दा बनाना चाहते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। नोटबंदी के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दावा किया है कि इस फैसले से सरकार को सिर्फ फायदा ही फायदा हुआ है। वित्त मंत्री ने कुछ आंकड़े पेश किए जो अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नोटबंदी की वजह से नहीं हुआ है। बैंकों की कर्ज देने की क्षमता पहले से बढ़ गई है। टैक्स कलेक्शन यानी कि टैक्स में जो पैसे जमा किए जाते हैं राजस्व के तौर पर, उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। डायरेक्ट टैक्स में 14.4% की बढ़ोतरी हुई, यानी कि इनकम टैक्स जो कि व्यक्तिगत तौर पर या फिर कंपनी के तौर पर दिया जाता है उसमें बढ़ोतरी है। और इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जो हम सर्विस टैक्स देते हैं उसमें 26% की बढ़ोतरी हुई है। कस्टम ड्यूटी पर 6% का ज्यादा फायदा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रबी फसल की बुआई 6.3% ज्यादा बढ़ी है। इसके साथ साथ तमाम अन्य सीमा शुल्क में भी वृद्धि आई है। आरबीआई के पास उन्होंने कहा कि पर्याप्त करेंसी है और 500 रुपए के नोट अब ज्यादा छापे जा रहे हैं, ताकि 2000 रुपए के नोट से जो शुरुआती दिक्कतें आ रही थी लोगों को, उसे अब दुरुस्त किया जा रहा है। कुल मिलाकर वित्त मंत्री अरुण जेटली का मानना है कि नोटबंदी की वजह से सरकार को सिर्फ फायदा ही फायदा हुआ है। नुकसान अगर किसी का हुआ भी होगा तो शायद ना के बराबर। राज्यों के कुछ आंकड़े हम लोगों ने अध्ययन किए हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन, कहीं कमती कहीं बढ़ती है, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। और व्यवसाय के कई क्षेत्रों में हमने देखा है, एयर ट्रैवल है, टूरिज्म है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी चिंता थी, वहां भी वृद्धि हो रही है। इन सब क्षेत्रों में कोई कमी हुई है बहुत ज्यादा ऐसा नजर नहीं आता। इस बार की जो रबी क्रॉप की सोइंग हुई है वो पिछले वर्ष की तुलना में 6.37% ज्यादा है, जो कि कृषि क्षेत्र के लिए एक अच्छा आंकड़ा माना जाता है। म्यूचुअल फंड्स में 11% की वृद्धि नवंबर के महीने में हुई है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस तो 213% बढ़ा है नवंबर के महीने में, केवल पिछली नवंबर की तुलना में। तो जाहिर सी बात है नोटबंदी को लेकर सरकार बहुत उत्साहित है और भारतीय जनता पार्टी तो इसे एक बड़ी मुहिम के तौर पर देश भर में पेश करना चाहती है, खास करके उन 5 राज्यों में जहां पर चुनाव की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। लेकिन 50 दिन नोटबंदी के कैसे बीते हमारे और आपके ऊपर, आइए जरा चलते हम आपके बीच में, समझें कि क्या आपको ये नोटबंदी पसंद आई या क्यों आप इस नोटबंदी से नाराज हुए। और उससे भी कहीं ज्यादा, अगर नोट सर्कुलेशन में इतने ही कम रहे तो क्या आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए हमारी रिपोर्ट। 50 दिन बाद किसानों का बुरा हाल, छोटे मोटे कारोबारी हुए बेहाल। एटीएम के बाहर कम हुई कतार। पिछले 50 दिनों से एटीएम के बाहर दिखने वाली लंबी कतार अब कम होने लगी है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक नौकरी पेशा लोग सरकार के फैसले के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन पर्याप्त इंतजाम न होने से मुश्किलों की बात भी कह रहे हैं। दिनचर्या पे तो डेफिनेटली इफेक्ट पड़ा ही है, बट येस इट इज अ वेरी गुड पॉलिसी
इम्प्लीमेंटेशन में मार खा गई। अभी भी कुछ बदला नहीं है, वही के वही परेशानी है और एटीएम भी नहीं चल रहे। कार्ड मारने जाओ तो कार्ड भी किधर भी है ही नहीं। हालांकि छोटे और मझोले कारोबारियों पर 50 दिन काफी भारी पड़ रहे हैं। खासकर मकर संक्रांति की तैयारियों में जुटे पतंग के कारोबारी काफी निराश नजर आ रहे हैं। 20-25 कारीगर जो बाहर से आते थे, जो हमारे हर साल आते थे, वो कारीगर छोड़ के चले गए। उनके पास काम ही नहीं है तो उनको हम कब तक, हम उनके पास पैसा होगा तो पब्लिक पतंग लेने आएगी, नहीं तो पब्लिक के पास पैसा ही नहीं है तो पब्लिक पतंग लेने कैसे आएगी। यूपी के मिर्जापुर में खोराडीह के किसानों की आय का मुख्य साधन टमाटर की खेती है। खेत में फसल तैयार है, लेकिन किसानों के मुताबिक नोटबंदी की वजह से खरीदार नहीं मिल रहा। नोटबंदी से मतलब भाव नहीं मिल सका, मतलब व्यापारी नहीं आ सके। गांव में लगभग 80% हमारे ग्राम सभा में जो टमाटर की खेती हुई है, 100 बीघा में 80 बीघा। 50 दिन बाद हालात में सुधार तो जरूर हुआ है, लेकिन अब सरकार भी कह रही है कि पूरी तरह हालात को सामान्य होने में थोड़ा वक्त और लगेगा। धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल हो रही है और मैं इतना ही कह सकता हूं कि जनवरी के मास में आपको असुविधा नहीं होगी, पर बैंक में लाइन लगे ये एक अलग विषय है। जाहिर है इन मुश्किल दिनों में सरकार के साथ लोग खड़े तो रहे, लेकिन लोगों को मुश्किलें भी हुई। ये बात किसी से छिपी नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। अब इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद शायद परिस्थितियां कुछ और दिखाई दें, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कम से कम सरकार ने मन बना लिया है कि नोटबंदी बहुत ही अच्छा कदम रहा है। और इसी पृष्ठभूमि में अगर आप देखें तो ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव आयोग 4 जनवरी को या 5 जनवरी को 5 राज्यों में विधानसभा की तारीखों का ऐलान कर सकता है चुनाव को लेकर, जिसमें सबसे पहले उत्तराखंड, पंजाब, उसके बाद गोवा और मणिपुर और फिर उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव कराए जाने की बात कही जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव होने हैं, लेकिन एक साथ सभी चुनाव के ऐलान अपने आप में बड़े मायने रखते हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि पंजाब और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को वाकई में विचार करना पड़ेगा कि वो कैसे आगे बढ़े। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में खुद भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी सरकार है, उत्तर प्रदेश किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखना चाहती है, गोवा में अपनी सरकार बचाना चाहती है और मणिपुर में एक बार फिर से सिक्का जमाना चाहती है। बजने वाला है चुनावी बिगुल, हो गई है पूरी तैयारी। यूं तो 5 राज्यों के सियासी संग्राम के लिए चुनावी दल पहले से ही सियासी रणक्षेत्र में पसीना बहा रहे हैं, लेकिन अब इस सियासी संग्राम का औपचारिक ऐलान होने वाला है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चुनाव आयोग ने तारीखों को फाइनल कर लिया है। यूपी समेत 4 दूसरे राज्यों में चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सूत्रों की माने तो चुनाव के ज्यादातर चरण फरवरी में होंगे। वोटों की गिनती मार्च के पहले हफ्ते में हो सकती है। सभी राज्यों में वोटिंग एक ही दिन कराई जा सकती है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग 4 जनवरी को तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सभी दल अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। जाहिर है 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव कई मायनों में बेहद खास हैं। विधानसभा चुनाव के जरिए नोटबंदी के फैसले पर भी लिटमस टेस्ट होगा। साथ ही इन चुनावों को 2019 के लोकसभा चुनाव का भी सेमीफाइनल माना जा रहा है। 5 राज्यों में चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता इन राज्यों में लागू हो जाएगी, जिसका एहसास और यूं कहें कि इसकी यादें अभी से ही चुनाव आयोग ने तमाम राजनीतिक दलों को दिला दी है। जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अब जब चुनावों की धमक बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो चुनावी दंगल मचा हुआ है उसके बारे में क्या कहें। एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता में है, जो अपने परफॉर्मेंस के दम पर एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो सकती थी, लेकिन ऐसा घमासान इस पार्टी के भीतर मचा है कि लग रहा है जैसे कि समाजवादी पार्टी टूट कर ही दम लेगी। टिकट के बंटवारे को लेकर जहां मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव में घमासान है, वहीं चाचा शिवपाल यादव एक अलग रास्ता इख्तियार करते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर मुलायम सिंह यादव अपने घर के इस कलह को सुलझाने में लगे हैं, लेकिन अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक दूसरे के साथ मिलकर चलने को तैयार नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के दंगल की तस्वीरें हैं। चुनावी समर में शह और मात का खेल जारी है। कल नेताजी ने पार्टी के 325 उम्मीदवारों का ऐलान क्या किया, एक बार फिर अंदरूनी कलह सार्वजनिक हो गई। चुनावी लिस्ट में चाचा ने भतीजे को मात दे दी तो सीएम अखिलेश ने भी चाचा के करीबियों को अहम पदों से बर्खास्त कर दिया।
मैडम ये खबर आई कि आपके पति को टिकट दिया गया, इसके बाद एक खबर ये आई कि आप दोनों को जो पद आप सरकार में हासिल किए थे उनसे हटा दिया आप दोनों को। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ने हमें पद से नहीं हटाया है। हमने निवेदन किया लिखित पढ़त में माननीय मुख्यमंत्री से कि हमें जो है इस पद की जिम्मेदारी के निर्वहन से चित किया जाए, जिससे हमने जो आपने नई जिम्मेदारी दिया है उसका निर्वहन अच्छी तरीके से किया जाए। एक तरफ चाचा भतीजे की तकरार जारी है, दूसरी तरफ टिकट पाने में नाकामयाब रहे सीएम अखिलेश के करीबी स्वयं को अखिलेश समर्थक प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में जिन नेताओं को टिकट मिल गया उनमें ज्यादातर शिवपाल यादव के करीबी हैं, जबकि सीएम के समर्थकों को वेटिंग कोटे में रखा गया है। इन नेताओं की पैरवी के लिए सीएम ने नेताजी से मुलाकात भी की, जिसके संकेत वो कल ही दे चुके थे। ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अपनी डिमांड्स माने जाने के लिए दबाव बनाया है, और उस दबाव का नतीजा क्या निकलता है ये तो बाद में ही पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। दबाव का नतीजा बिल्कुल सामने आ रहा है। अभी ये खबर आ रही है कि अखिलेश यादव ने 235 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। जी हां, अभी तक मुलायम सिंह यादव ने 167 विधायकों के लिए 167 उम्मीदवारों के नाम जारी किए थे, लेकिन अब अखिलेश यादव ने 235 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं, जिसमें 100 से ज्यादा पहले से ही निर्वाचित विधायक हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो परिवार का घमासान बिल्कुल सामने है। यादव परिवार एक दूसरे के गले पर हाथ डालकर न जाने क्या कुछ करने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 235 उम्मीदवार खुद उनके होंगे। अब आइए जरा आपको बिहार ले चलते हैं। बिहार में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त उत्पात मचाया है और लालू प्रसाद यादव के बेटे जो कि मंत्री भी हैं सरकार में, जब उनका काफिला एयरपोर्ट से वापस लौट रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया था कि कानून की धज्जियां उड़ाई जाएं, और ऐसे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि टोल टैक्स देना अपमान है आरजेडी के नेताओं का और उनका भी, जो कि दरअसल सरकार में मंत्री हैं। अब जरा आप सोचिए, क्या इसे वाकई में कबूल किया जा सकता है? अगर आप सरकार में कार्यरत मंत्री हैं और आपके समर्थक आपके साथ हैं, तो क्या आप आम आदमी से ऊपर हैं कि आम आदमी टैक्स दे, टोल टैक्स दे, लेकिन नेता ना दे? देखिए रिपोर्ट। अब इसे सत्ता की हनक कहिए या फिर नेताजी के समर्थकों की गुंडागर्दी, पटना की सड़कों पर यह काफिला बताने के लिए काफी है कि बिहार में किसका राज है। ये काफिला लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव का है। तेज प्रताप यादव 6 दिनों बाद वृंदावन से पटना लौटे थे। सुबह से ही एयरपोर्ट पर उनके समर्थक इंतजार कर रहे थे। करीब 1 घंटे बाद मंत्री जी का काफिला कानून की धज्जियां उड़ाते हुए निकला। टोल प्लाजा पर ना तो किसी ने टोल टैक्स देने की जहमत उठाई, ना ही कानून का पालन हुआ। बिना हेलमेट के आरजेडी कार्यकर्ता इसी तरह सड़कों पर उत्पात मचाते हुए नजर आए। करीब 400 से ज्यादा समर्थकों के बीच तेज प्रताप यादव का काफिला भी निकला। मंत्री जी की गाड़ी भी सायरन बजाती हुई निकल गई। आरजेडी कार्यकर्ताओं के इस उत्पात की वजह से टोल प्लाजा को करीब 10,000 रुपयों का नुकसान हुआ है। मगर बड़े आश्चर्य की बात है कि बड़ी संख्या में जो तमाम आरजेडी के युवा कार्यकर्ता तो बड़े आराम से यहाँ पर आए। सुशांत हमारे साथ हैं। सुशांत, कितने लोग करीब यहाँ से क्रॉस किए जो बिना टिकट के क्रॉस किए होंगे? अप्रॉक्स बाइक कार मिला के 400-500 के आसपास होगी। तो 400-500 लोग ऐसे ही क्रॉस कर गए? हाँ, सारे के सारे। कितना का नुकसान हुआ होगा आप लोगों का? 10,000 के आसपास। पटना की सड़कों पर सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं की इस तरह की दादागिरी की तस्वीरें जिसने भी देखी वो देखता ही रह गया। अब ये अलग बात है कि जेडीयू को इसमें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा और बीजेपी इसे जंगल राज से जोड़ रही है। जहां तक किसी आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं के तरफ से अगर थोड़े उत्साह का अगर प्रदर्शन होता है तो उसे जंगल राज के वापसी जैसे शब्दों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये एक सामान्य तौर पर ऐसी चीजें होती हैं जब कोई बड़े मसले को लेकर के कभी कोई जन आंदोलन होता है तो कार्यकर्ताओं का थोड़ा उत्साह बढ़ा हुआ दिखता है। इसको बस उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। टोल टैक्स नहीं दिया, ट्रिपल लोडिंग गाड़ियां चलाई, कोई हेलमेट नहीं पहने हुए था, वो फिर से राष्ट्रीय जनता दल के पुराने दिनों को याद कराता है। बिहार में कानून व्यवस्था पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन कैमरे में कैद इन तस्वीरों को भला क्या कहेंगे।
सवाल उठता है कि इन लोगों पर कौन करेगा कार्रवाई, क्योंकि सूबे की सरकार की नजरों में तो सब ठीक ठाक है। रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। जेडीयू के नेता चाहे जो भी कहें, यह कोई आंदोलन नहीं था। एयरपोर्ट पर अपने नेता के स्वागत के लिए ये तमाम बदमाश जमा थे जिन्होंने टोल नहीं दिया। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि एयरपोर्ट पर अपनी गाड़ियां पार्क करने वाले तमाम बाकी आम जनता क्या बेवकूफ है? क्या उनके पास पैसे उत्पाद की तरह बह रहे हैं जो अपना पैसा टोल के तौर पर दे? अगर ऐसा नहीं है तो आज तेज प्रताप सिंह और उनके समर्थकों को कम से कम न सिर्फ माफी मांगनी चाहिए बिहार की जनता से, बल्कि कहना चाहिए कि हमसे गलती हो गई।